किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। पहले भी हुआ था, मोदी उखड़ा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों की एमएसपी की जो मांग है, किसानों की मांग है? देखिए ऐसा है, ये सिर्फ एक स्टेट के किसानों की राजनीति है। आपके बनारस से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से फार्मर क्यों नहीं आके वहाँ कर रहा? ये सिर्फ एक राजनीति है और इलेक्शन के समय पर राजनीति खड़ा करना उनको सूट करता है। पैसा कहीं बाहर से आ रहा है, हम सब समझते हैं, हर आदमी समझता है, बिल्कुल सड़क पे काम करने वाला आदमी भी समझता है कि राजनीति हो रही है, पैसा कोई और दे रहा है, दूसरे देश आपको इनस्टेबल करना चाहते हैं इसलिए। अदरवाइज इसमें ना पहले मुद्दा था ना आज मुद्दा है। वो तो कह रहे हैं हम चुनाव के टाइम पे प्रेशर बना रहे हैं ताकि चुनाव के टाइम पे एमएसपी लागू हो जाए। ठीक बात है, कर सकते हैं, कर सकते कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आए तो कोई ना कोई मुद्दा उठाना है, इसलिए उठाया जा रहा है। एमएसपी का या किसान का आंदोलन आज नहीं, 2 साल पहले भी हुआ था, तभी भी मोदी को उखाड़ देंगे बोला गया था। मोदी जी वही हैं, किसान भी वही हैं। आप कोई आगे बात थोड़ी बड़ी है। किसी को बेचिए, क्या देश में कोई ऐसा कानून है कि आपको सरकार को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचना पड़ेगा? नहीं है ना। आपको जहां मूल्य अच्छा मिले वहां दीजिए। सरकार ने आपको गारंटी दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आपकी जो उपज है उसको कोई कल को आप इस लायक ना हो कि अगला बीज ना लगा पाए तो आपकी उपज से कुछ 50% ऊपर आपको मिल रहा है। आप अगर नहीं आपको बेचना है कोई बात नहीं, सरकार को बेचिए, सरकार को मत बेचिए, आप किसी और को बेचिए। तो इसलिए ये फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसलिए एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता। कल को आप एक बात आइए, ये आइसक्रीम वाला कहेगा कि जी मेरी इतनी आइसक्रीम नहीं बचे तो सरकार मुझे आइसक्रीम दे, डॉक्टर कहेगा इतने मरीज नहीं आए तो सरकार मुझे फीस दे। तो बोले इतने कमरे बिके नहीं तो मेरे को सारे कमरे क्या आप समझते हैं ऐसा देश चलते हैं क्या? ये मजाक है। तो आपके हिसाब से एमएसपी की मांग जायज नहीं? एमएसपी है ही नहीं, एमएसपी को मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आपका डिमांड है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपका माल बिकता है, खराब थोड़े हो रहा है। खाद्य पदार्थ पूरे देश में, क्या है, विश्व में सब एक्सपोर्ट होते हैं, आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी है, कंजम्पशन हमारा ही इतना ज्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है, जितना मर्जी आप उगाओ ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। बिकेगा, दाम मिलेगा। और आज तो डिजिटल भी मिल रहा है, कोई बीच में पैसा नहीं खा रहा। आपको ये जो दलालों वाला काम था, ये जो आड़ती लोग थे, ये किस लिए आए? क्योंकि आड़तियों ने पिछले कई दशकों से एक्सप्लॉइट किया। आज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो उधार भी देता है और लेता भी है और डबल इंटरेस्ट भी लेता है। आज सरकार सीधा ले रही है या और पार्टी सीधा ले रही है, फूड कॉर्पोरेशन आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है। आई थिंक तकलीफ उसको हो रही है। तो ये आड़ती, रिच फार्मर्स और जो बाहर देश में बैठे पैसा लगाना चाह रहे हैं सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, कल को किसी बात को मुद्दा बना देंगे। क्योंकि अगर आपके हिसाब से कहा जाए किसान आंदोलन बस केवल मोदी को हटाने के लिए प्रयास किया जाए, देखिए कोशिश तो कर लें, इसमें ना तो वोटर मान रहा है इस बात को, और वो भी किसान सिलेक्टिव किसान है। एक स्टेट का कुछ किसान जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, पर्सनल मोटिव है, वो कर रहा है। ये देश बड़ा है, एक स्टेट से बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसमें कोई मान नहीं रहा है। ये थोड़े दिन शोर शराबा करेंगे, सरकार अगर इस समय और कोई हालात होते स्ट्रांगली उनको हटा के साइड कर देती। तकलीफ दिल्ली वालों को हो रही है, हमें हो रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि साहब वोट तो उसी को देंगे जिसने देश चलाना है। हमें राजनीति देखनी है ना, मुझे किसानों जो पैसे वाले किसान ये वेस्टर्न इंटरेस्ट उनका देखना है। तो सब बड़ा इंटरेस्ट देखिए, देश को आगे चलाइए। सर ईवीएम को हथियार बनाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि मोदी जी में अगर हिम्मत है तो बगैर ईवीएम के बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दे। हमको आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? सारा देश पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिफ्रेशर कोर्स, ईवीएम टेक्नोलॉजी और उसकी पूरा प्रशिक्षण ले चुके हैं। बिकॉज इसमें एशिया के कंट्रीज भी हैं, यूरोप के भी और अफ्रीका के, जो ईवीएम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आज अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी को नकार दें कि ये खराब है, चोरी का काम है, तो ये सब सिस्टम है, ये मशीन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें आप प्रूव कीजिए। तो ईवीएम अब वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होता जा रहा है, डिजिटल एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होता जा रहा है। ये आप ही का दिया हुआ है, इस देश का दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें प्राइड फील करना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए, ना कि नकारात्मक बातें करो। देश तो एक सबका है ना, मेरा भी आपका भी है। देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी चीज आ रही है ना, हो रहा है। ईवीएम को चैलेंज करके अप्रूव कर दीजिए, मान लेंगे। नहीं हुआ अप्रूव आज तो और बताइए, भी आरोप लग रहा है आजकल कि मोदी जी के राज में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही चल रही है। देखिए ये जो लोकतंत्र, बोलने वाले बोलते रहेंगे, ठीक है, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। कोई भी रीजन किसी भी कारण से उठाने की कोशिश की जा रही है, उनमें कोई वो हिम्मत ताकत है नहीं, फालतू की चीजें उठा रहे हैं। तो न्याय दिलाने की बात करते हैं, न्याय यात्रा चल रही है, भारत को जोड़ने की बात हो रही है। किसको दिक्कत आ रही है? मुझे बताइए क्या टूट रहा है, किसको खतरा है? मुझे खतरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं मोदी जी के अगेंस्ट भी 2 बात बोलूंगा तो क्या होगा? डेमोक्रेसी पूरी तरह से है, पहले से अच्छी है और तरीके से है। एक आदमी चला नहीं रहा है, देश चल रहा है और बड़े सिस्टम से चल रहा है, तो इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में होना। पूरा पालन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% एज लोकल सिटीजन हमको साफ नजर आ रहा है कि संविधान का पालन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबको मिल रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सिर्फ फर्जी बनाया जाना चाहे तो कुछ भी बना लो। और ये कोई नॉन इशू है, पब्लिक इसको बिल्कुल नहीं मान रही है, कोई समझ नहीं रहा है। कहने के लिए आप कह रहे हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पॉलिटिकल चीजें देखता हूँ, लेकिन इसमें कोई दिमाग में किसी का आता ही नहीं है। ये सिर्फ
अखबारों की स्टेटमेंट होकर रह जाएगा, इससे होने वाला कुछ नहीं है, तो इसमें कोई मतलब नहीं। अगर हम बात करें मोदी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले अदर सरकारें जो रही हैं या पहले के 70 साल के जो राज रहा है और मोदी जी का 10 साल का रहा, उस किस रूप में आप देखते हैं कि आपने दोनों सरकारें देखी हैं बहुत अच्छे से, आपने दिल्ली में भी रहते हो, राजनीति को समझते भी हो। 5 साल और अच्छे से काम हो गया जैसा कि उम्मीद है काफी, तो ये 15 साल और पिछले 70 साल भारी पड़ेंगे, बहुत तेज भारी पड़ेंगे, और जो ग्रोथ यहाँ से मिलेगी उसको रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो 70 साल हमारा एक अंधकार वाला समय था, जो मतलब हमने बहुत टॉलरेट किया, सहा, देश में बहुत जनता ने सहा, लेकिन अगले 15 साल जो अगले 5 साल मिला के होगा उसमें आपको ये देश कोई और चीज़ लगेगी। और वर्ल्ड ओवर हम लोग वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ भी जो इज्जत और एक हमारा रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज बनी है उसका कोई मोल नहीं है। आप समझिए जिस देशों में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ जिस तरह से लोग हमें इज्जत देते हैं, हमें किस लिए देते हैं? क्योंकि देश इज्जत है, देश की तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी से काफ़ी तेज है। और सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशन, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए काम हो रहा है, तो कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर करे ऐसा और अच्छा। सर आपने अभी कहा कि 5 साल अगर और आ जाए, खड़गे जी कहते हैं कि अगर 5 साल मोदी जी और आ गए तो तानाशाही हो जाएगी, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होंगे फिर। एक चीज जरूर खत्म हो जाएगी, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी वो 100% हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगले 2 से 2.5 साल में कांग्रेस नाम की चीज सिर्फ कागजों में बचेगी। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तो हो सकता है नाम रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं बचेगी। तो खड़गे जी अपना अब जाते जाते अलविदा कहने का उनका तरीका है, तो कह रहे हैं, कहने दीजिए। पर कह रहे हैं कांग्रेस नहीं बचेगी, गठबंधन फिर से खड़ा हो रहा है। देखिए यूपी में गठबंधन हो गया, उधर दिल्ली में गठबंधन हो गया, आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही गठबंधन। गठबंधन हुआ और ये जितनी तेजी से टूट रहा है, आप और 15-20 दिन देखिए। ये सिर्फ क्या है कि अब आखिरी लड़ाई है, उनको लग रहा है कि इसके बाद हमारा वजूद ही नहीं रहेगा, तो तुम चोर में सिपाही मिलके लंगोटी सही, बस वो हालत है अभी। अच्छा, और कुछ नहीं हो सकता इन लोगों। मतलब गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। अब मजबूरी में क्या करें? मजबूरी थी उनकी और कोई चारा नहीं था। कांग्रेस ही वेट करते रहे। ये 4-5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे उनको लगा था कि भाई ये हम किसी तरह जीत जाएंगे या हमारी अच्छी बहुमत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने वो गठबंधन को आगे बढ़ने नहीं दिया। कोई अनाउंसमेंट्स नहीं किए, कोई भी लोकसभा के हिसाब से कुछ नहीं बोला। उनको लगा स्टेट्स में हम जीत जाएंगे, सब जगह पे मुंह के बल गिरे। अब बाकी वाले धीरे धीरे निकल गए, नीतीश जी निकल गए और निकल रहे हैं, एक दो जुड़ रहे हैं। कितनी सीटें मिली हैं उनको? कौन सा स्टेट कितनी सीटें दे रहा है कांग्रेस को? जबकि कांग्रेस एक समय पे वाज द ओनली पार्टी दैट इज पॉसिबल इन इंडिया। और अब क्या स्थिति है उनकी? 2 पार्टी, कोई 2 सीट दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, और कांग्रेस उसी में खुश है। उनको लगता है बहुत कुछ हो रहा है। आपने अभी नीतीश जी की बात करी, विपक्ष यही आरोप लगाता है कि मोदी जी ईडी सीबीआई लगा के विपक्ष को डराते हैं और अपने में मिलाते हैं। जो नहीं आता बीजेपी में उसके खिलाफ ये है, जबरदस्ती जेल में डाल देते हैं। क्या लगता है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? प्रोसेस तो सेम है। एग्जाम लिखने आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, मेरे पास पर्चियां चोरी करने के लिए। डर मुझे होगा कि आपको? मुझे ही होगा। तो जिसको डर है उसको डर है। ईडी सबके लिए है, सिर्फ ये नहीं कि उनको ढूंढ के कर रहा है। जिसने गलत किया उसके पीछे जा रहा है। अगर उन्हें गलत नहीं किया तो बाइज्जत बरी होंगे, अगर गलत किया तो फेस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आपको रात को नींद आ जाती है ईडी के डर से? आ जाती है ना, मुझे भी आ जाती है। तो चोरी आपने भी नहीं की, मेहनत से आप भी काम करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो किसी का ना ईडी का ना सीबीआई का ना पहले डर था ना आज डर है। तो इसलिए ये कहना तो कि साहब ईडी सीबीआई के डर से किसी को डर नहीं है, आप करो। और एक बात है, ये आप अपने आप को कोर्ट्स में प्रूव कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत जजमेंट दिया है, पिछले 2 साल में बहुत जजमेंट दिए, जो सरकार के भी अगेंस्ट गए होंगे। तो इसका मतलब अभी जो हुआ था मेयर के पोस्ट के लिए हुआ था, उसमें बीजेपी के आदमी को फटकार मिली है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। ये तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के फेवर में सब कुछ हो जा रहा है। जहाँ पे उनकी गलती थी उसको बताया, उसको पकड़ा और उसको डिसमिस किया, सस्पेंड किया। एक और बात है दर्जा, जो लाभार्थी भी थे, लाभार्थियों को हर तरह का जो बेसिक सुविधा थी, किसको? इलाज, टॉयलेट, औरतों को एक चूल्हा, बच्चों का एजुकेशन, लड़कियों के शौचालय, लड़कियों के लिए शौचालय, लड़कियों की एजुकेशन। अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं ठीक कर पाए, जो हमारा 40% है, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से रफ्तार से ऊपर उठाया है, तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा अगले 5 साल अगर ये बेसिक मुद्दों पे, सोशल इम्पैक्ट वाले कामों पे काम होगा तो 2047 में जब 100 साल हो जाएंगे तो यूएस चाइना इंडिया 1 2 3 यूएस चाइना इंडिया, बस यूएस चाइना इंडिया और बाकी कोई नहीं बचा, बीच के सारे गायब।